नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह चौहान मथुरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था वो मूल अधिकारों से संबंधित था। मूल अधिकार हमारे भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब 35 के बाद में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग 4 में दे रखे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। पहली बात तो ये है कि ये भाग कौन से में है। ये आपके भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है इसके वो आपके 36 से लेके 51 तक है। आपने देखा कि मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड से लिए है, और आयरलैंड ने कहां से लिए थे? ये लिए थे स्पेन से। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो अनुच्छेद 36 है ये क्या कहता है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। दोस्तों, जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे वहां पर भी हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देखी थी, और वापस यहां पर रिपीट हो रही है 36 के अंदर भी राज्य की परिभाषा। फिर दोनों में अंतर क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में जो भी है आपके, इनकी डेफिनेशन बताई थी वहां पर। और 36 में क्या कहा गया है कि जो अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा बताई गई राज्य में, वही परिभाषा 36 में है। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस 36 में उसको रिपीट किया है कि आपके जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है वही 36 में बताई गई है। इसके बाद में है आपका अनुच्छेद 37। हमने पढ़ा था मूल अधिकारों में कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं, न्यायालय में शरण ले सकते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपके डीपीएसपी है इसके लिए हम न्यायालय में याचिका नहीं लगा सकते, वहां पे अपील नहीं कर सकते। मूल अधिकार के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं कर सकते। और यही दिया है आपका अनुच्छेद 37 के अंदर कि इसको न्यायालय में याचिका नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद में आपका 38 में कहा गया है कि भारत के अंदर सामाजिक, आर्थिक, लोक कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। कहने का तात्पर्य यहां पर है कि भारत सरकार या राज्य सरकार यहां पे जो भी नीतियां बनाएगी वो जन कल्याण को ध्यान में रख के बनाएगी, जन कल्याण के ओतप्रोत होगी। डीपीएसपी को इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा, यह कहा गया आपके 38 के अंदर। इसके बाद में अनुच्छेद 39 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है। जैसे पहली है इसके अंदर समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होगी। किसी भी नागरिक के साथ में लिंग भेद के आधार पे, जाति के आधार पे इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर दोनों का काम समान है तो उन दोनों को बिल्कुल समान वेतन मिलेगा। दूसरा, इसमें यह बताया गया है कि आपके जो आर्थिक संसाधन है
उनका क्या किया जाएगा, विकेंद्रीकरण। अर्थात भारत के अंदर जितने भी आर्थिक संसाधन हैं वो एक जगह केंद्रित नहीं होंगे, उन सबको पूरी जनता में दिया जाएगा, एक जगह केंद्रित नहीं होंगे, अर्थात विकेंद्रित होंगे। यह कहा गया आपका आर्टिकल 39 में। अब हम यह कह सकते हैं कि 39 क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। आर्टिकल जो आपका 39 है यह क्या करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद की यहां पे व्यवस्था करता है। मतलब यहां पे आर्थिक संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा यहां पर। और इसके बाद में जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है आपका अनुच्छेद 40। इसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन, जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो कई आलोचक ये कहते हैं कि महात्मा गांधी, जिनको भारत में आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन जब भारत का संविधान बना तो न तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे न उसके सदस्य थे, उनका बिल्कुल भी योगदान नहीं था। आलोचक ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी को यहां पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर हम जब डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो डीपीएसपी के बहुत सारे अनुच्छेद महात्मा गांधी से सीधे जुड़े हुए हैं। एक तो आपका यही अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। आपको पता है महात्मा गांधी का एक ड्रीम था कि स्वतंत्रता के बाद मेरे भारत का जो गांव वाला एरिया है इनका विकास हो, और विकास कैसे हो, पंचायतों के माध्यम से हो। लोगों को यहां पर छोटे स्तर पर शासन करने की शक्ति सौंपी जाए, जिससे लोग खुद अपना विकास करें, खुद के लिए नीतियां बनाएं। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही अनुच्छेद 40 जोड़ा गया। और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए अनुच्छेद 40 है वो किससे प्रेरित है, तो अनुच्छेद 40 किससे प्रेरित हो गया, महात्मा गांधी से। इसमें यही कहा गया है कि यहां पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत के अंदर पहली बार पंचायती राज शुरू हुआ आपके नागौर राजस्थान से, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 29 विषय पंचायती राज को दिए गए। और प्रेजेंट टाइम में त्रिस्तरीय इसमें ढांचा है। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि भारत के अंदर जो पंचायती राज का स्वरूप है वो महात्मा गांधी से प्रेरित है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 40 किससे प्रेरित है, महात्मा गांधी से। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स है अपने डीपीएसपी में जो महात्मा गांधी से प्रेरित है, जैसे आर्टिकल 43, 47, 48, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में दे रखा है कि हमारे यहां पर समाज के अंदर एक कमजोर और दुर्बल वर्ग पाया जाता है, जिन्हें हम ये कह सकते हैं विकलांग या शारीरिक रूप से असक्षम। तो आपके प्रेजेंट प्रधानमंत्री है मोदी साहब, इन्होंने इसको एक नाम दिया है, इन लोगों को दिव्यांग। इसके अलावा यहां पर हमारे जो सीनियर सिटीजन है वृद्धजन। तो अनुच्छेद 41 में यह कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि समाज के जो वृद्धजन है, दिव्यांग लोग हैं, उनकी मदद करेगा। अब मदद कैसे करेगा कि उनके जीवन के अर्जन के लिए जो उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करेगा। तो हम देख सकते हैं वर्तमान के अंदर जैसे हमारे यहाँ पर वृद्धों के लिए और दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। उनको स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाता है,
उस पर ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है। तो ये सब किसमें है आपका आर्टिकल 41। इसके बाद में है 42। इसमें दे रखा है प्रसूति महिलाओं की सहायता। आपने देखा होगा कि हमसे जो पुरानी पीढ़ी थी, हमारे दादा परदादा, तो हमने सुना होगा कि हमारे दादाजी और 20 भाई थे, लेकिन बाद में 4 ही रहे और 16 क्या हुए, बीमारी से मर गए या डिलीवरी टाइम उनकी डेथ हो गई। आपको पता है कि हमारे पहले यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। जब महिला की डिलीवरी होती थी तो जो अप्रशिक्षित दाई होती थी वो डिलीवरी कराती थी। साथ में प्रेगनेंसी के बाद में महिला को वैक्सीनेशन और जो उसको पौष्टिक आहार जो चाहिए थे, गरीबी के कारण वो सब नहीं मिल पाते थे, तो इससे जच्चा और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती थी। तो इसी को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे डीपीएस की व्यवस्था की गई कि भारत के पास जिस दिन आर्थिक संसाधन संपन्न होंगे उस दिन हम इन लोगों की मदद करेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आज सरकारी अस्पताल या सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल जब हम डिलीवरी कराने जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बदले में वहाँ पर आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद में भी साल 2 साल तक बच्चे की सरकार के द्वारा केयर की जाती है। तो ये सब किसकी देन है? ये सब आपके आर्टिकल 42, क्योंकि हमसे इसमें प्रोमिस किया गया था कि राज्य एक दिन इन लोगों की क्या करेगा, इससे मदद करेगा। इसके बाद में आपका आर्टिकल 43, इसमें कहा है कि राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। कुटीर उद्योग भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों का महत्व रहा है। इसमें क्या होता था कि पहली बात तो व्यक्ति अपने स्वयं के काम की चीजें खुद ही बनाता था। अगर एक्स्ट्रा बनती है तो उनको मार्केट में वो बेच सकता था। इसके अलावा परिवार के जो सदस्य थे उनको भी रोजगार मिल जाता था। लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई और कुटीर उद्योग बिल्कुल ख़त्म से हो गए। तो महात्मा गांधी का ये ड्रीम था कि यहाँ पर कुटीर उद्योगों का विकास हो, साथ में यहाँ पे लोगों को ऐसे काम सिखाए जाए, ऐसी टेक्निकल शिक्षा दी जाए ताकि पढ़ाई के बाद में बच्चा बेरोजगार न रहे। तो ये भी आपका आर्टिकल 43 महात्मा गांधी से प्रेरित है। लेकिन बाद में इसमें एक चीज और जोड़ दी गई, 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत इसमें जोड़ा गया सहकारिता को बढ़ावा देना, कि राज्य क्या करेगा, सहकारिता को बढ़ावा देगा। यह इसका बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद में है अनुच्छेद 44, वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इसमें सवाल आने की पूरी संभावना है। 44 को हम कहेंगे समान नागरिक संहिता। जिस दिन भारत का संविधान बना, आपने देखा कि वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, लेकिन एक संविधान है सभी के लिए, एक कानून है। फिर भी क्या है कि उनकी संस्कृति और उनके धर्म के आधार पे उनको कुछ छूट दी गई है और कुछ यहाँ पर छूटें गलत तरीके से दी गई है, जिनसे क्या होता है, उस वर्ग में एक किसी वर्ग विशेष का शोषण होता है। जैसे हम उदाहरण दें, प्रेजेंट टाइम में 3 तलाक। अगर हमारे यहां पर कोई हिंदू है और उसको अपनी पत्नी से तलाक लेना होता है तो आपको पता है प्रक्रिया क्या होती है,
उसका मामला न्यायालय में जाता है, पारिवारिक न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है, उसके बाद में उसको 6 महीने का टाइमिंग दिया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद में, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में और वास्तविक कारण होने पर ही उनका तलाक किया जाता है, नहीं तो उनका तलाक आसानी से नहीं होता और इसे बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन आपने देखा अब नहीं है ये तरीका। मुसलमानों में जैसे हम बात करें यहां पर, तो उनमें 3 तलाक की व्यवस्था थी। कोई भी पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक तलाक बोल देता था तो उससे उसका इजी वे में तलाक हो जाता था। तो जब एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है, तो उस दोनों में अंतर क्यों है? ये तो हमसे ये कहा गया था कि आर्टिकल 44 में हम क्या करेंगे, आने वाले समय के अंदर समान सिविल संहिता कोड लागू करेंगे, सारे धर्मों को एक कानून के, एक संविधान के दायरे में लाएंगे। लेकिन सरकार धीरे धीरे इस ओर प्रयासरत है। अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे हम बात करें विवाह को लेके, अगर हम बात करें यहां पर, जैसे कोई सिख है या हिंदू है तो अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता, जबकि एक मुसलमान बिना पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह कर सकता है। तो यह भी क्या है, इसकी अपवाद है। लेकिन एग्जाम में आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू है? तो इसका आंसर होगा आपका गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपका समान नागरिक संहिता पूरा लागू है। इसके बाद में है आपका अनुच्छेद 45। इसमें था आपका शिक्षा। इसमें कहा गया कि राज्य क्या करेगा कि जो आपके छोटे बच्चे हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं आज। जैसे हम बात करें आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में क्या होता है कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा से पहले जो शिक्षा दी जाती है, साथ साथ उसको पौष्टिक आहार भी दिया जाता है शारीरिक वृद्धि के लिए, और उसकी छोटी मोटी बीमारियों के लिए वहाँ इलाज भी किया जाता है, उसका संपूर्ण वैक्सीनेशन होता है। ये सब भी क्या है आपका 45 में। तो उसमें यह कहा गया था कि राज्य क्या करेगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और जब हम देखते हैं आज 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको क्या कर दिया हमने, अनुच्छेद 21A में जोड़ के और क्या बना दिया इसको, मूल अधिकार। और उसके बाद में RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना आपका 2009 में, और इसको लागू कर दिया हमने 1 अप्रैल 2010 से। इसमें क्या है कि भारत में कोई निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल, कोई सा भी स्कूल हो, उसके अंदर प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो गरीब लोग हैं, BPL लोग हैं, उन लोगों के बच्चों के लिए 25% सीटें यहां पे आरक्षित की गई है। उनका संपूर्ण व्यय सरकार के द्वारा उठाया जाता है। यह है आपका आर्टिकल 45 में। इसके बाद में आपका आर्टिकल 46, इसमें कहा है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक विकास करेगा। वो किसका, ST, SC और समाज के जो पिछड़े वर्ग है उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करेगा। वो कैसे करेगा, इन लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं देगा, ऐसी योजनाएं लाएगा कि उन लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जो आरक्षित वर्ग है या BPL वर्ग है, इसीलिए दी जाती है उन बच्चों को ताकि बच्चे पढ़ सके और अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके। यह है आपका आर्टिकल 46। इसके बाद में है आपका आर्टिकल 47। अनुच्छेद
47 इसमें कहा गया है कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन करेगा। इसके लिए क्या करेगा? राज्य चाहे तो मादक पदार्थों पे रोक लगा सकता है। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, शराबबंदी। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि राज्य उन चीजों पर प्रतिबंध लगाएगा जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम देखते हैं शराब भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सरकार इसे वर्तमान में पूरी तरह से इसको बंद नहीं कर पा रही। इसका भी कारण है क्योंकि सरकार को इससे बहुत ज़्यादा आय होती है, इस पर इतना कर लगता है कि उससे राज्य को बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। लेकिन हमसे प्रॉमिस किया गया था कि राज्य एक दिन धीरे धीरे इस पे भी रोक लगाएगा। तो हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में आपके जैसे गुजरात है, बिहार है, इन राज्यों में शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा राज्य क्या करेगा? यहाँ के नागरिकों के लिए साफ और स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था करेगा। इसके लिए क्या किया है कि हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण संबंधी जो मामले आते हैं, जो विवाद आते हैं, उनका निपटारा करने के लिए हमारे यहाँ पर ग्रीन कोर्ट स्थापित किए हैं। वर्ष 2010 में भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके अंदर ग्रीन कोर्ट स्थापित किया गया है। और आर्टिकल 47 के तहत ही भारत का जो ग्रीन कोर्ट है आपके दिल्ली में स्थापित है। और ये क्या करता है कि जब जब भी पर्यावरण संबंधी मामले आते हैं तो वहाँ पर उनकी सुनवाई होती है। ये अलग से न्यायालय बनाया गया है। जैसे हम कहें कि सर्दी के अंदर जैसे दिल्ली के अंदर कोहरा छा जाता है, कारण क्या होता है उसका? जो आसपास के राज्य है हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ का किसान क्या करता है कि जो कृषि में जो उनका वेस्ट निकलता है जिसे बोलते हैं पाली, उसको जलाता है। और जलाने से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। और उसके कुछ दिनों बाद ही जब सर्दी बढ़ती है तो वो पोल्यूशन अपना असर दिखाता दिल्ली पे, तो वहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य पे इस पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि वर्तमान के अंदर जो पटाखे हैं, दीपावली पे जो चलाए जाते हैं पटाखे, तो जो तेज आवाज वाले हैं और जो ज़्यादा धुआं करने वाले हैं उन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि आर्टिकल 47 क्या कहता है? मानव स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कोर्ट स्थापित किया है। और ग्रीन कोर्ट ने यह निर्णय दिया अपने टाइम टू टाइम कि मानव के स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए आपका वो दिल्ली वाला पाली वाला केस और पटाखे वाले केस, इसके अलावा गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, ये बहुत सारे मामले हैं जो किसकी देन है? आपके आर्टिकल 47 की देन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है अनुच्छेद 48। इसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? वन और पर्यावरण की रक्षा करेगा। साथ साथ यहाँ पे जो पशु रहते हैं जंगल के अंदर, उनकी भी क्या करेगा? केयर करेगा। कैसे? आपको पता है कि जब हम राजस्थान की बात करें यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर 3 यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा और भी आपके राज्य उद्यान भी है। तो वहाँ पर क्या किया गया है? वहाँ पर इन जानवरों के लिए प्रोटेक्शन किया गया है कि न तो यहाँ पे इनका कोई शिकार कर सकता है, न आपके जो वन है उनकी वहाँ पे कोई कटाई कर सकता है। ये राज्य ने निर्देश दिया इसको आर्टिकल 48 में। तो राज्य का ये ड्यूटी बना दिया कि ये वन और पर्यावरण, साथ में आपके जो पशु है, इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 49। आपने देखा कि भारत के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल पैलेस है। जैसे
दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, जंतर मंतर, नाहरगढ़, जयगढ़। तो आर्टिकल 49 यही कहता है कि राज्य क्या करेगा कि आपके जो राष्ट्रीय महत्व के और इंपोर्टेंट जो आपके जो ऐतिहासिक स्थल है उनको संरक्षण प्रदान करेगा, इनका ध्यान रखेगा। एक तो ये क्या करते हैं कि हमारे आय के स्रोत है, इनको बाहर से लोग देखने आते हैं, साथ में आय होती है इनसे। इसके अलावा इनके माध्यम से हमारी संस्कृति जीवित है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का बाहर भी प्रचार होता है। तो यही कहा गया आर्टिकल 49 में, इसीलिए राज्य इनका प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद में आपका अनुच्छेद 50, इसमें कहा है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग करेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? राजनीति वाले लोग, और न्यायपालिका में न्यायाधीश। तो अगर ये दोनों चीज एक जगह मिल गई, एक ही पद में शामिल हो गई, तो वहां पे भ्रष्टाचार होने की पूरी पूरी संभावना होती है। जैसे हम बात करें यहां पे हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका के अंदर यहां पे हमारी कार्यपालिका बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं देती। अगर उसके अंदर ऐसा करेगी तो वहां पे हमें न्याय नहीं मिलेगा और क्या होगा, कार्यपालिका न्यायपालिका पे हावी हो जाएगी और उससे न्यायालय के निर्णय भी प्रभावित होंगे। तो ये कहा गया आर्टिकल 50 के अंदर कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगी। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में हमारे यहां पे दोनों, जिला कलेक्टर को प्रशासक के साथ साथ यहां पर उसको न्यायिक शक्ति भी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम डीएम बोलते हैं उसको। तो यहां पे क्या हो गया, कलेक्टर के अंदर यहां पे उसको कार्यपालिका शक्ति भी दे रखी है और हमने न्यायिक शक्ति भी दे रखी है। इसके अलावा एसडीओ क्या होता है कि कार्यपालिका शक्ति उसको दे रखी है और साथ में उसको एसडीएम, उसको न्यायिक शक्ति भी दे रखी है। तो अनुच्छेद 50 यही कहता है कि ये दोनों पद अलग अलग होने चाहिए, एक आदमी में नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे भारत सरकार इस ओर प्रयासरत है और इन दोनों को अलग कर रही है। और आखिरी है जो आपका 51 में दे रखा आपका भारत की विदेश नीति के संबंध में, कि भारत की विदेश नीति का संचालन किस तरह से होगा। आपको पता है कि हमारे जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे वो विदेश मंत्री भी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति पे जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा शुरू के दौर में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का पड़ा, उनकी कार्यशैली का पड़ा, उनकी पंचशील समझौता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, ये सब किस में है, आर्टिकल 51 में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति का संचालन होता है वो अनुच्छेद 51 के अनुसार होता है और भारत की जो विदेश नीति का जनक है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो दोस्तों, ये आपके भाग 4 के जो आपके डीपीएसपी है वो पूरे हो गए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।